वीर सुतों की धरती है यह, भारत माँ का प्राण वारे हैं। कहाँ सुतों ने भी माँ के कष्ट नकारे हैं। समय समय पर भारत माँ ने साहसी पुत्र पुत्रियों को जन्मा है। कभी शिवाजी, कभी महाराणा, कभी विवेकानंद को चुना है। वीर सुताओं ने भी अपने साहस से माँ की लाज बचाई है। कभी लक्ष्मी, कभी अपाला, तो कभी दूर देश से निवेदिता आई है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का स्मरण करते हुए, स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण करते हुए, अतः गहनता से भगिनी निवेदिता का स्मरण करते हुए आज हम इन तीनों को याद कर रहे हैं। जब जब हम किसी के भी विषय में बात करते हैं तो किसी एक के विषय में कहना ये असंभव नहीं हो सकता। अगर हम स्वामी विवेकानंद के विषय में बात करें तो भगिनी निवेदिता का परिचय आना स्वाभाविक है, क्योंकि इन तीनों का कार्य, लक्ष्य ये सब एक ही था। भले ही काम करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन इन लोगों ने, तीनों ने कार्य और लक्ष्य एक ही रखा, सदा राष्ट्र की सेवा करना। और आज वही क्षण और उन्हीं उद्देश्यों को लेकर हम भगिनी निवेदिता का स्मरण करते हुए कि उनके द्वारा क्या कार्य किए गए, कैसे हम उनके सभी कार्यों से, उनके लक्ष्य से अपने जीवन को पोषित कर सकते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, तो उसका स्मरण आज हम करेंगे। जैसा कि हम सबको विदित ही है कि 28 अक्टूबर 1867 में भगिनी निवेदिता का जन्म आयरलैंड के एक प्रसिद्ध पादरी परिवार में हुआ। वह जन्म से ही काफ़ी धार्मिक थी। उनको धर्म के लिए कार्य करना, लोगों की सेवा करना, ये बहुत पसंद था। ऐसा जब वातावरण हमको बचपन से मिलता है तो हमारा जो जीवन है वो उसी के अनुरूप तैयार भी होता है। ऐसा ही जीवन भगिनी निवेदिता ने प्रारंभ से जिया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्वामी विवेकानंद, भगिनी निवेदिता, रामकृष्ण परमहंस, इन तीनों का कार्य और लक्ष्य बिल्कुल समान रहे हैं। तो अगर हम इन तीनों के विषय में बात करते हैं, किसी एक के विषय में भी बात करते हैं, तो एक के विषय को हम बिना दोनों की तुलना करें या बिना दोनों को स्मरण करे नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों का जो लक्ष्य है वो राष्ट्र सेवा के लिए ही है। इन तीनों के विषय में यानी इन लोगों के विषय में बात करने से पूर्व हम यहाँ पे, जैसे कि अभी मैंने बताया कि भगिनी निवेदिता के जन्म तिथि को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हैं, तो हम यहाँ पर शुरुआत भगिनी निवेदिता के संक्षिप्त परिचय से करेंगे। भगिनी निवेदिता, जिनका वास्तविक नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल है, इनका जन्म 28 अक्टूबर 1867 में आयरलैंड के एक प्रसिद्ध पादरी परिवार में हुआ। बचपन से ही इनको धार्मिक वातावरण मिला, धार्मिक शिक्षा मिली, क्योंकि इनकी माँ बहुत धार्मिक थी। जब इनका जन्म होने वाला था तभी इनकी माँ, जिनका नाम मैरी नोबल है, उन्होंने कहा था कि लॉर्ड, मे द चाइल्ड बी बॉर्न सेफली, आई विल डेडिकेट इट टू यू। यानी इस बच्चे का जन्म बहुत ही सुरक्षा के साथ में हो, मैं आपकी सेवा के लिए इसको समर्पित करूंगी। और ऐसा हुआ भी। भगिनी निवेदिता का जन्म जब हुआ था उस समय पर धार्मिक वातावरण इतना बना रखा था, क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो भी पादरी थे, चर्च में आना जाना। लेकिन इनको कहीं ना कहीं जब ये धीरे धीरे बड़ी हो रही थी तो इनको बिल्कुल भी एक शांति नहीं मिलती थी कि नहीं, मुझे कुछ और खोज करना है। होता है ना कुछ लोगों का कि उनको कुछ कार्य करने से संतुष्टि नहीं मिलती जब तक उनको उनका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो ऐसे भगिनी निवेदिता भी बचपन से नई नई खोज में लगी रहती थी कि कैसे मैं राष्ट्र के काम आऊँ, राष्ट्र की सेवा करूँ, धर्म के काम आऊँ, धर्म का प्रचार प्रसार करूँ। तो इसकी वो खोज में लगी रहती थी। धीरे धीरे वो बड़ी हुई, खोज में लगी रही कि मुझे मेरा लक्ष्य बताने के लिए या मैं मेरा लक्ष्य खोज लूँगी, तो इस कार्य में वो संलग्न रही। समय आता है वो धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं। उन्हीं दिनों में, ये सन 1895 की बात है, जब विवेकानंद जी का विदेश यात्रा करते समय वो इंग्लैंड पहुंचे। तब वहाँ अन्य महिलाएं भी उनको सुनने के लिए, उनके भाषण को सुनने के लिए आई थी। तो उनमें मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल भी आई और उनका भाषण सुना। विवेकानंद जी के भाषण को सुन के वो इतनी प्रभावित हुई कि तभी उन्होंने ये तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए कि मैं भारत का भ्रमण करूंगी, भारत जाऊंगी राष्ट्र की सेवा के लिए।
मतलब उनको एक लक्ष्य मिल गया अपना, कि मुझे जो काम करना है या जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है वो केवल भारतवर्ष है, जहाँ से मेरे लक्ष्य की प्राप्ति होगी और वहीं से मेरी आत्मा को संतोष मिलेगा। उन्होंने विवेकानंद जी से आग्रह किया कि मैं भी आपके साथ भारत चलूंगी। इसके लिए उन्होंने लिखा है कि जब विवेकानंद जी से वो प्रथम मिली तो उनके साथ ही उनके जो भीतर छुपे हुए संस्कार थे वो जाग उठे। वह कहते हैं, मेरे गुरु ने मेरी उत्सुकता जागृत कर दी। उस समय भी मेरा मन आध्यात्मिकता से पूर्ण नहीं था, बल्कि आधुनिक संस्कारों से भरा हुआ था। इस प्रकार गुरु की अप्रतिम कृपा और प्रेम, शिष्य की नम्रता और भक्ति दोनों ने मार्गरेट को निवेदिता बनने की ओर अग्रसर किया। अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि जिस प्रकार श्री रामकृष्ण ने विवेकानंद जी को तैयार किया, उसी प्रकार विवेकानंद जी ने भगिनी निवेदिता को राष्ट्र कार्य के लिए तैयार किया। और केवल उनका नाम ही परिवर्तित नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि उनका वास्तविक नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल है, लेकिन जब वो विवेकानंद जी से मिली तो उनका नाम स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ही परिवर्तित किया गया और उनको नाम मिला भगिनी निवेदिता। तो यहाँ केवल उनका नाम परिवर्तित नहीं हो रहा, बल्कि विवेकानंद जी के साथ रह करके, उनसे शिक्षा लेकर के, ज्ञान लेकर के उनका संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो गया। तब उन्होंने अपने जीवन के विषय में कहा भी था कि माई लाइफ इज गिवन टू इंडिया, इन इट आई लिव और डाई, कि मैं मेरा पूरा जीवन इस भारत के लिए दूंगी और इसी में मैं जीऊंगी और मर जाऊंगी। कितना एक अलग संयोग है, एक विदेशी महिला भारत देश में आकर के और इस प्रकार बोल रही है, ये भी बड़े गौरव की बात है। यह और उन्होंने जो काम किया और जो कहा कि माई लाइफ इज गिवन टू इंडिया, इन इट आई लिव और डाई, तो उन्होंने इस वाक्य को सार्थक करके भी दिखाया। 1898 का वो निर्णायक मोड़ था जहां उन्होंने भारत को कर्मभूमि बनाया। जब वो आई यहाँ पे वास्तविक रूप से भारत की हर चीज़ को समझने का प्रयास किया, तो उन्होंने ये निश्चित कर लिया कि मैं भारत भूमि को अपनी कर्मभूमि बनाऊंगी और केवल भारत भूमि के लिए ही कार्य करूंगी। यहाँ पे अगर हम इस बात को इस प्रकार से समझें कि जिस प्रकार श्री कृष्ण को अर्जुन, भगवान बुद्ध को आनंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद जी शिष्य रूप में प्राप्त हुए, उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद को भगिनी निवेदिता मिली, जिन्होंने अनेकों महिलाओं में एक हीरे को चुना। इंग्लैंड वो इस भारत यानी भाषण देने के लिए गए, अनेकों महिलाएं थी, लेकिन उनका भी एक चुनाव देखिए, एक हीरे को चुन करके भारत की भूमि पर ला दिया। तो उनका भी मतलब कितना एक अलग ही संयोग रहा है कि इतनी महिलाओं में से एक हीरा चुन करके वो यूरोप की धरती से भारत लेकर के आई और भारत की भूमि में आकर उस नारी को आत्मसात कर दिया। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। स्वामी जी ने भगिनी निवेदिता के लिए जो दिशा और दशा तय की, उन्होंने भगिनी निवेदिता के लिए जो कार्य तय किए थे, तो उनके आदेशों का पालन भगिनी निवेदिता ने पूर्णता से किया। उनके जो कार्य स्वामी जी के द्वारा बताया गया, उन दिशा की ओर बढ़ते हुए उन्होंने उन्हीं के अनुसार कार्य करना प्रारंभ किया। हालांकि उस समय हम इस बात से भी परिचित हैं कि उस समय पर देश की जो स्थिति थी वो बिल्कुल अलग थी, क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासनकाल चल रहा था। फिर भी ऐसी विकट परिस्थितियों में उनके द्वारा इस तरीके का लक्ष्य निर्धारित करना और उसी के अनुरूप कार्य करना, ये एक बहुत बड़ा कार्य था उनके द्वारा। तो उस समय जो चल रही व्यवस्था थी उनमें परिवर्तन लाने का प्रयास भगिनी निवेदिता ने पूर्ण मन से किया। जहाँ विवेकानंद जी का संपर्क नहीं था, वहाँ भगिनी निवेदिता ने संपर्क बनाने का प्रयास किया कि एक भी व्यक्ति छूट ना जाए। समाज के लिए कार्य करना मतलब क्या कि हर व्यक्ति के पास तक पहुंचना, जिस व्यक्ति को हर प्रकार की सेवा की आवश्यकता है। तो जहाँ विवेकानंद जी नहीं पहुंच रहे थे, वहाँ उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भगिनी निवेदिता ने पूरा प्रयास किया और एक एक व्यक्ति तक वो वहाँ तक पहुंची। तो यहाँ पर यह है कि जिस लक्ष्य के लिए उनका जन्म हुआ पूर्ण भी हो रहा था, क्योंकि उनके पिताजी ने, जिनका नाम सैमुअल नोबेल था, उन्होंने भी कहा था कि मार्गरेट विल वन डे अकम्प्लिश समथिंग ग्रेट, शी विल स्प्रेड हर विंग्स, यानी मार्गरेट एक दिन बहुत महान कार्य को स्थापित करेगी और अपने पंखों को फैला करके रखेगी। ये काम हो भी रहा था। आयरलैंड की भूमि से वो भारत की भूमि पर आ गई, तो ये विंग्स का ही कमाल है। यानी
पंखों को फैला करके वो राष्ट्र जागरण के लिए कार्य कर रही हैं, तो यही उनका वास्तविक लक्ष्य था जिसके लिए उनका जन्म हुआ। ये तो भगिनी निवेदिता के विषय में हम जितना जानने का प्रयास करेंगे उतने ज़्यादा कार्य हमें उनके द्वारा किए हुए कार्य हमको जानने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ विशेष कार्यों को बताऊंगी जिनके द्वारा हम कह सकते हैं कि वास्तव में भगिनी निवेदिता ने अपना पूरा जो जीवन है वो राष्ट्र के लिए कैसे समर्पित किया। यहाँ के एक एक व्यक्ति को अपनत्व का भाव, आत्मीयता का भाव दिया। तो यहाँ पे मैं 3 विषय बिंदुओं पर यानी बातचीत करूंगी। एक है समाज, उन्होंने समाज के लिए क्या किया, यानी समाज को कैसे जागृत किया, उसके विषय में करेंगे। दूसरा है शिक्षा, कि शिक्षा विशेषकर किस वर्ग को मिलनी चाहिए जिससे राष्ट्र के लिए वो अपना योगदान दे सके। और तीसरा है कि युवतियां कैसे आज के इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनसे शिक्षा ले सकती हैं और उनको अपना आदर्श बना सकती हैं। तो यहाँ हम पहला बिंदु जो समाज के लिए है, हम वहाँ से इसको प्रारंभ करेंगे कि समाज के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे। तो जब वो यहाँ पर आई, बिल्कुल नई हैं, आयरलैंड से आ रही हैं, वो पाश्चात्य सभ्यता से हैं, उनकी पाश्चात्य संस्कृति है, पहनावा भी पाश्चात्य है। अब यहाँ के समाज से वो कैसे परिचित हों, कैसे घुल मिल जाएं, एकजुट होकर के उनके लिए कार्य करें। तब स्वामी जी ने इस बात को देखा। तो स्वामी जी चाहते थे कि निवेदिता यहाँ के समाज से परिचित हो। पहले तो यहाँ के समाज को खुद जाने कि यहाँ का समाज कैसा है, कैसे उनको उनके लिए कार्य करना है। पश्चिमी शिक्षा और जीवन के संस्कारों से मुक्त होकर वो पहले भारत को अपनी जन्मभूमि मानना प्रारंभ करें। कर्मभूमि है, जन्मभूमि उनकी आयरलैंड है, लेकिन जब तक हम जिस भूमि पर रहते हैं, अगर हम उसको जब तक अपनी जन्मभूमि नहीं मानेंगे तो कर्म उसके अनुसार नहीं हो सकते। तो स्वामी जी ने भी ये तय किया कि कैसे भी करके पहले भगिनी निवेदिता अपने मन में ये बात को समझे कि मुझे पहले इस भारत भूमि को अपनी जन्मभूमि मानना होगा। तो पहला यही प्रयास था कि वो अपनी जन्मभूमि के समान भारत भूमि को प्रेम करें। अभी भारत को उसने केवल बाहर से ही देखा था और भारत में जितनी भी दरिद्रता, अशिक्षा, लोगों के सुख दुख जितने भी व्याप्त थे, हालांकि उन लोगों को देख करके वो उन चीज़ों को दूर करना चाहती थी, लेकिन कैसे, जब वो उनके विचारों को समझ नहीं पा रही हैं, उनके वास्तविक दुख का कारण नहीं पहचान पा रही हैं, तो वो काम करें कैसे। क्योंकि वो पश्चिमी यानी सभ्यता के अनुसार सारे कामों को करना तो चाहती थी, लेकिन ऊपरी तरीके से। लेकिन किसी भी समस्या का समाधान, किसी भी दुख का समाधान ऊपरी तरीके से नहीं हो सकता। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि पहले भारत भूमि से, यहाँ के लोगों से तुम परिचित हो। स्वामी जी चाहते थे कि पहले वे अपने हृदय में गोता लगाकर अपनी आत्मा को पहचानें, उससे शक्ति ग्रहण करें और फिर निस्वार्थ भाव से यहाँ के लोगों की सेवा में परिणत हो जाए, यहाँ के लोगों की सेवा करें। निवेदिता ने समाज में एक समानता बनाने के लिए पहले वहाँ के संस्कृति को अपनाना प्रारंभ किया, वहाँ की वेशभूषा को समझना शुरू किया, पहनना शुरू किया, आहार व्यवहार को समझा, वहाँ के रहन सहन को जाना, क्योंकि इन सब चीज़ों को जानने के बाद ही वो समाज के लोगों के साथ में आत्मसात हो सकती थी। उन्होंने जब वो यहाँ भारत की भूमि पर आई तो आते ही यहाँ के लोगों को समझने के लिए, यहाँ की संस्कृति को अपनाने के लिए उन्होंने साड़ी पहनना शुरू किया, यहाँ के ज़मीन पर सोना प्रारंभ किया, खाना कैसा है उस खाने को हाथों से खाना शुरू किया, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता में क्या रहता है, खाना भी हम छुरी और कांटे से खाते हैं वहाँ पर, लेकिन भारत में सब लोग हाथ से लेते। तो पहले इन सब रहन सहन को उन्होंने करना सीखा, कि साड़ी पहनना सीखा, लोगों के साथ में कैसे व्यवहार करना है वो सब करना सीखा, खाना उनके साथ में बैठ करके कैसे खाना है ज़मीन पर बैठ करके। तो ये सब सभी जो भारतीय प्रथाएं थी उनको अपनाया। वह हमेशा अपने गुरु स्वामी विवेकानंद जी की बातों का स्मरण करती थी। वो कहती थी कि यदि समाज से एकाकार और साक्षात्कार करना है तो उनकी सेवा करनी है, तो उनके जैसा बनना पड़ेगा। सही भी बात है, अगर हमें किसी के बीच में काम करना है तो पहले उन लोगों के तौर तरीके हमें समझने पड़ते हैं, उनका कार्य करने का तरीका समझना पड़ता है, उनके विचार समझने पड़ते हैं, किस तरह से वो रह रहे हैं, इन सब बातों को हमें समझना पड़ता है। तो ऐसा ही विवेकानंद जी भगिनी निवेदिता को कहते थे कि यहाँ आई हो तो पहले इन लोगों को देखो कैसे रह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कैसा इनका रहना सहना है, क्या स्वभाव है, क्या व्यवहार है, इन सबको अच्छे से समझो। और ये सब करने के लिए पहले तुमको उनके जैसा बनना पड़ेगा।
वो आत्मीयता दिखानी पड़ेगी जो यहाँ के अपनत्व और ममत्व के भाव में दिखाई देती है। उन्हें वैसा ही, और भगिनी निवेदिता ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा स्वामी विवेकानंद ने उनके लिए तय किया था। और यह भाव प्रत्येक वर्ग को तब समझ में आया जब उस समय पर प्लेग रोग जो है वो पूरे समाज में, मतलब उस समय पर फैला, और वहां पर जितने भी लोग प्लेग रोग से ग्रस्त हुए तो उनकी सेवा के लिए भगिनी निवेदिता बिना अपने प्राणों की चिंता करते हुए उनकी सेवा करने के लिए पहुंच गई। बहुत सेवा भाव से जो भी रोगग्रस्त व्यक्ति थे समाज में, उन सबकी बहुत सेवा भाव से उनकी सेवा की और उनको निरोग किया। इस पल को उस समय पर गोपाल कृष्ण गोखले जी भी भगिनी निवेदिता जी से मिले थे। जब उनसे मिले तो उनको एक अद्वितीय शक्ति का एहसास हुआ कि वास्तव में आज मैं एक ऐसी छवि से मिलकर आया जो विदेशी है लेकिन भारतीय होने का एहसास हो रहा है। तब उन्होंने ये वाली बात बोली, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा है कि उनसे मिलना प्रकृति के कुछ महान शक्तियों के संपर्क में आने जैसा है। कितना अच्छी, यानी एक अलग ही बात गोपाल कृष्ण गोखले ने भगिनी निवेदिता के विषय में बोली। जबकि मिले थे, उनको वहां पर सेवा करते हुए देखा तो उससे वो प्रभावित हुए और कहा कि कितनी एक अलग ही महिला है, जिसके संपर्क में आया, बातचीत की, एक अलग ही शक्ति का मुझे वहां एहसास हो रहा है। तो ये है वास्तव में प्रकृति जो केवल राष्ट्र की सेवा के लिए उत्पन्न हुई है। ये विषय था समाज का। तो उन्होंने समाज के लिए और भी कार्य किए, लेकिन ये कुछ विशेष था तो मैंने यहाँ पर बताया। दूसरा विषय बिंदु मैं लूंगी यहाँ पर शिक्षा के विषय में। शिक्षा हम सबके लिए बहुत आवश्यक है, और आज का परिप्रेक्ष्य हो या हम प्राचीन समय के विषय को लेकर के बात करें तो उस समय भी शिक्षा बिल्कुल समान रूप से अनिवार्य थी। कुछ लोग बोलते हैं कि पहले के समय में शिक्षा नहीं होती थी, तो ऐसा नहीं होता। शिक्षा तब भी पूरी तरीके से थी। हम पुराना इतिहास और वीरांगनाओं की गाथाओं को अगर उठाते हैं तो सब हमें शिक्षित मिलती है। तो शिक्षा हम सबके लिए वास्तव में बहुत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा एक उजाला है जो हमें लेना बहुत आवश्यक है। हमारे विचारों को खोलता है, हमें नई नई चीजों को सीखने के लिए प्रेरित करती है शिक्षा। स्वामी जी जब भगिनी निवेदिता को पहली बार इंग्लैंड की उस भाषण में देखा, क्योंकि वो उनको वहां सुनने के लिए आई थी, तो उनके मन में एक और विचार यही आया कि अगर भगिनी निवेदिता यानी मार्गरेट नोबल, क्योंकि उस समय उनका नाम मार्गरेट नोबल था, तो अगर ये भारत आ जाएं, क्योंकि इनके अंदर सेवा भाव बहुत है और नारी शिक्षा के लिए काम करें, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय नारी है ना, इनसे और ज्यादा प्रेरणा लेगी। क्यों लेगी? क्योंकि वो एक विदेशी महिला है और फिर भी भारत में आकर के यहाँ की शिक्षा के लिए, नारी जागरण के लिए कार्य कर रही है, तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ा आदर्श हो जाएगा भारतीय महिलाओं के लिए। तो यही विचार करके स्वामी विवेकानंद भगिनी निवेदिता को भारत की भूमि पर आने के लिए आमंत्रित किया, जिससे कि भारतीय नारी जो है वो शिक्षित हो जाए और नारी जागरण का बिगुल बज उठे, तो जिससे जो भारतीय संस्कृति पे जो धूल जमा हो रही है वो लगने से बच जाए। क्योंकि एक नारी है जो अपने परिवार को, समाज को शिक्षित करके संस्कृति, संस्कार, सांस्कृतिक विरासत, इन सब के लिए प्रेरित कर सकती है। तो यही विचार स्वामी विवेकानंद जी का था, जिसको समझकर स्वामी विवेकानंद भगिनी निवेदिता को भारत लेकर आए थे। एक उदाहरण में मैंने पढ़ा था कि एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक बांग्ला विभाग के पूर्व अध्यक्ष रहे थे अमरनाथ गांगुली। उन्होंने कहा था मार्गरेट नोबल को स्वामी विवेकानंद जी ने निवेदिता नाम दिया था। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से विस्तृत किया इसको कि निवेदिता नाम को उन्होंने दो अर्थों में यहाँ पर समझाया। पहला उदाहरण उन्होंने दिया कि एक तो एक ऐसी महिला जिसने अपने पूरे जीवन को गुरु के लिए समर्पित कर दिया है। दूसरा उदाहरण में उन्होंने कहा कि दूसरा उदाहरण भगिनी निवेदिता पे बहुत सटीक बैठता है। दूसरे उदाहरण में उन्होंने कहा, यानी दूसरे अर्थ में उन्होंने कहा कि दूसरा अर्थ उनके लिए बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तो क्या कहा कि एक ऐसी महिला जिसने स्त्री शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हम जब भी भगिनी निवेदिता के विषय में पढ़ेंगे, शिक्षा के लिए उन्होंने वास्तव में बहुत सारे कार्य किए हैं, क्योंकि शिक्षा है वो हमें आगे की तरफ ले जा सकती है। हमारा जो वास्तविक जीवन चल रहा होता है उससे ऊपर उठा करके हमको भविष्य के लिए एक नया जीवन, एक नया आदर्श तैयार करवा सकती है। यही लक्ष्य, यही जो विचार था भगिनी निवेदिता के चलता रहता था, तो उसी के अनुसार उन्होंने कार्य किया। जब भगिनी निवेदिता भारत में आई तो जब उन्होंने देखा कि भारत की महिलाएं ऐसी हैं, तो उन्होंने उसी बिंदु को लेकर के ज़्यादा कार्य किया और उनको प्रेरित किया।
फिर उन्होंने क्या किया कि इसके लिए भगिनी निवेदिता ने नारी शिक्षा का श्री गणेश किया एक विद्यालय को स्थापित करके, जिसका शुभारंभ मां शारदा के आशीर्वाद से हुआ। किंतु कट्टरपंथियों ने इसका कम विरोध नहीं किया, क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासन काल चल रहा है। वो जो महिला है भगिनी निवेदिता, वो एक विदेशी महिला है, तो कैसे भारत की भूमि पर, क्योंकि ब्रिटिश शासन काल चल रहा था, अंग्रेज जो है वो बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे भारतीय लोगों पर। भगिनी निवेदिता भी विदेशी महिला है, तो लोगों का जो मन था, जो एक विचार है, वो उसी तरह से बना था कि ये भी विदेशी महिला है, तो ये हमारे उत्थान के लिए क्या काम कर सकती है। तो जब उन्होंने उस विद्यालय को स्थापित किया, मां शारदा के द्वारा उस विद्यालय को यानी उसका उद्घाटन किया गया, उसको प्रारंभ किया गया, तो कुछ कट्टरपंथी लोग थे, इसका विरोध करना प्रारंभ किया। और विरोध करते भी क्यों ना, क्योंकि सबको मालूम है उस समय भारत की जो परिस्थिति थी वो क्या चल रही थी। लेकिन फिर भी कोई भी भगिनी निवेदिता को अपने मकान में प्रवेश देने को तैयार नहीं था। इसका कारण क्योंकि वो विदेशी महिला हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास करती रही कि कैसे भी करके जो परिवार के लोग हैं मेरे लक्ष्य को समझे, मैं एक शिक्षा के लिए, नारी शिक्षा के लिए काम कर रही हूँ, तो उस लक्ष्य को समझ करके वो भेजे। कुछ परिवार रहे भी, 2-4 परिवार काफ़ी विवेकशील थे, तो उन्होंने अपनी बेटियों को उनके विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। अब धीरे लोगों ने देखा कि ये बच्चियां जा रही हैं शिक्षा के लिए, उन बच्चियों के अंदर कुछ परिवर्तन आ रहा है, तो लोगों को थोड़ा समझ आया। प्रारंभ में जब हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो थोड़ा कठिनता होती है, परेशानियां आती हैं, बाधाएं बहुत सारी आती हैं, लेकिन जब हम उस लक्ष्य को लेकर के एकदम अटल रहते हैं तो उस लक्ष्य की प्राप्ति भी हमें हो जाती है। वही काम भगिनी निवेदिता ने किया कि जहाँ कोई विद्यालय में आने को तैयार नहीं था, सब उनका विरोध कर रहे थे, तो लेकिन उनके धीरे प्रयास से 2-4 लोग आने लगे, जो 2-4 से धीरे करके जो बाकी के लोग थे जो भेजने को तैयार नहीं थे अपनी बेटियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए उस विद्यालय में, तो बाद में उन लोगों ने भी अपनी बेटियों को भेज करके शिक्षा प्रदान करने के लिए कहा, उनको भेजा। तो इस तरह से उस विद्यालय की जो संख्या थी वो धीरे बढ़ने लगी। निवेदिता चाहती थी कि शिक्षा से ही शिक्षित समाज का निर्माण हो सकता है, और हो भी कैसे ना, क्योंकि जो शिक्षा है वो हमें रहने का तरीका सिखाती है, हमारे लिए क्या सही है, हमारे अधिकार क्या हैं, हमें कैसा व्यवहार करना है, अपनी संस्कृति, अपने देश के लिए हमें कैसे खड़े रहना है, इस बात की शिक्षा और इसकी समझ हमें केवल शिक्षा से ही मिल सकती है। उस समय उन्होंने कहा भी था कि never lower your flag to my foreigner, never lower your flag to any foreigner, in whatever department of life you work, try to the preeminent, try not to have to go to foreign authority or copy a foreign model, keep this spirit alive in your heart। उन्होंने ये बहुत अच्छी बात बोली। विदेशी महिला, मैं बार यही चीज़ बोल रही कि विदेशी महिला विदेशी लोगों के सामने से झुकने से मना कर रही है। उन्होंने कहा इन सब लाइनों में कि किसी भी विदेशी के सामने झुकना मत, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने आप को इतना सुदृढ़ बना लो कि वहाँ यानी उस क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में उत्कृष्ट बन जाओ। कभी दूसरों की नकल मत करो, किसी के सामने झुको मत, और अपने हृदय को राष्ट्र कार्य के लिए जागृत करो। ये उनकी शिक्षा थी। एक महिला जो स्वयं विदेशी है और इस संबंध में बात कर रही है, तो ये भाव जो है ना वो केवल शिक्षा से ही आ सकता है। इसीलिए भगिनी निवेदिता ने बार भारत की जो सोई हुई महिलाएं हैं, शिक्षा आवश्यक नहीं है, शिक्षा आवश्यक नहीं है, तो उनको उस भ्रम से जगा करके उनको शिक्षा आवश्यक है ये बताया। और इससे श्रेष्ठ हो भी क्या सकता है कि एक विदेशी महिला हम लोगों के लिए यानी भारत के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। स्वामी विवेकानंद जी का क्या चिंतन रहा होगा भगिनी निवेदिता को चुनने का। कितनी हजारों महिलाएं वहां पर थीं, लेकिन एक हीरे को वहां से चुन करके लेकर आए और भारत की भूमि पर ला करके भारत की भूमि को प्रकाशमय कर दिया। स्वामी जी का ये संकल्प था, क्योंकि उस समय की परिस्थिति क्या थी उससे हम परिचित हैं। एक पत्र में स्वामी जी ने लिखा था कि यह निश्चित है कि संसार को झकझोर डालने की जो सामर्थ्य तुम्हारे अंदर सुप्त विद्यमान है, वो स्वाध्याय और साधना द्वारा उसको जागृत किया जा सकता है, और उसको तुम जागृत करो, ये मेरी हार्दिक इच्छा है, ताकि तुम भारतीय नारियों को जो वर्तमान समस्याएं हैं, रूढ़िवादिता है, उससे बचाने में मेरे कंधे से कंधा मिला करके कार्य कर सको।
तुम्हें देखकर इस देश की महिलाएं अपने आप को भीतर से झकझोरेंगी और कहेंगी, यदि कोई विदेशी महिला इस धर्म और संस्कृति से प्रेरित होकर हम सबके लिए त्याग कर सकती है, अपने जीवन का त्याग कर सकती है और हमको जागृत करने का प्रयास कर सकती है, तो हम तो इस भारत भूमि से हैं। तो हम इस भारतीय संस्कृति के अभ्युत्थान के लिए, यहाँ की भावी संस्कृति को तेजस्वी बनाने के लिए इस मिशन में हम पीछे क्यों रह जाएं? हम भी इस मिशन में जुड़ेंगे। जो भगिनी निवेदिता जिस मिशन को लेकर के चल रही है, जो खुद विदेशी महिला है, तो हम भी उस मिशन में जुड़ेंगे और राष्ट्र की समृद्धि और सुदृढ़ता के लिए कार्य करेंगे। उनका उदाहरण भारतीय नारियों एवं युवतियों के लिए निश्चय ही प्रेरणादायक है। अब हम थोड़ा वर्तमान परिस्थितियों पे प्रकाश डालेंगे तो हमें क्या मिलता है? यही कि भगिनी निवेदिता ने इतने सारे कार्य किए, लोगों को प्रेरित करने के लिए कार्य किया, समाज के लिए कार्य किया, अकेले दम पर वो कार्य कर रही है, खुद एक महिला है। कभी कभी हम ये सोच करके बैठ जाते हैं कि हम तो महिला, हम क्या कर सकते हैं? अरे हम सब कुछ कर सकते हैं। अपने अस्तित्व को पहचानने का काम बस करने की आवश्यकता है कि हमें कोई आए और प्रेरित कर जाए। तो भगिनी निवेदिता उस समय पर यही कार्य कर रही थी कि जो भारत की नारियां हैं उनके अंदर शक्ति बहुत है, विचार बहुत है, संस्कार बहुत हैं, पर संस्कृति को बढ़ाएं कैसे? क्योंकि वो अपने अस्तित्व को नहीं समझ पा रही हैं। तो इस अस्तित्व को समझने के लिए भगिनी निवेदिता ने भरसक प्रयास किए। लेकिन आज के वर्तमान युग में हम उनसे कितनी प्रेरणा ले रहे हैं, सोचने की बात है। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो यहाँ की स्त्रियों ने शिक्षा तो ली है और उससे कुछ सीखा भी है, लेकिन देखा भी जाए तो जो विदेशी फैशन है आज हम उसमें भी आगे हैं। हम अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़ करके पाश्चात्य सभ्यता की ओर भाग रहे हैं, फैशन में आगे आ रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं, अपनी संस्कृति, अपनी सांस्कृतिक विरासत को नहीं संभाल रहे हैं। विदेशी श्रृंगार करना, वहाँ के लोगों को कॉपी करना कपड़े के द्वारा, फैशन के द्वारा, और दूसरों को अज्ञानी समझना, तो ये सब नकल करना हम लोगों को नहीं सीखना है। हमें अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाना है। ये नहीं कहना है, ये भगिनी निवेदिता का बिल्कुल उद्देश्य नहीं था कि आप जो है परिवर्तन जो हो रहे हैं उनको आप स्वीकार मत करिए। परिवर्तन अच्छे हैं, उनको स्वीकार भी करना चाहिए, लेकिन परिवर्तन कैसे हो जिससे अपने लोगों को कष्ट ना पहुंचे, शर्मिंदगी ना हो। आज के समय का वातावरण आप लोग खुद देखिए कि छोटे छोटे कपड़े पहन करके आ जाते हैं और दूसरों को दिखाते हैं कि आप लोगों में रहने का स्टेटस नहीं है। तो क्या कपड़ों से स्टेटस आता है? तो क्या फैशन करने से स्टेटस आता है? अगर हम भारत के लिए अपने लिए एक शुद्ध विचार रखते हैं तो क्या हम भारतीय और स्टेटस वाले पर्सन नहीं हैं क्या? तो उनको वो समझना चाहिए। तो हाँ, हमें शर्मिंदगी क्यों हो रही है? इसीलिए सबसे पहले अपनी भारतीय संस्कृति को प्राथमिकता देना। हमें ये वाली बात भी समझने की आवश्यकता है कि एक इंग्लैंड निवासी एक नारी ने सैकड़ों विघ्न बाधाओं के होते हुए भी भारतवर्ष में आकर कितने बड़े बड़े काम कर दिए। उनको समझना, उनको अपने जीवन में उतारना और फिर उनको समझ करके आगे आना कि अब हम राष्ट्र सेवा के लिए तैयार हैं। तो ऐसे काम को करना यही भगिनी निवेदिता के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मानव मात्र से आत्मीयता की भावना होना, सेवा धर्म का, परोपकार का एक महान आदर्श की प्रेरणा तो हम भगिनी निवेदिता के चरित्र से, उनके व्यवहार से ग्रहण कर ही सकते हैं। और पर उनकी एक बड़ी शिक्षा जिसकी तरफ हम थोड़ा भी ध्यान दें तो यह भारतीय नारियों के लिए एक उचित व्यवहार और एक सुयोग्य अवसर उनको प्राप्त हो जाएगा कि नारी कर क्या सकती है। पहले इस बात को समझना, नारी सब कुछ कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। तो ये भगिनी निवेदिता का हमेशा से रहा कि पहले वो अपने अस्तित्व को पहचाने और ये कभी ना सोचे कि नारी कर क्या सकती है। तो पहले अपने अस्तित्व को समझने के लिए जो आवश्यक है वो है शिक्षा। तो पहले उस नारी को शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा बहुत आवश्यक है जिससे उनको उनके लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। एक यूरोप की धरती से एक नारी आई है जो भारत आकर के भारत माता की पुत्री बन गई, स्वामी विवेकानंद की आराधिका बनकर के सर्वदा के लिए भारत देश की एक नारी और युवतियों के लिए प्रेरणा बनकर के रही। हम भगिनी निवेदिता से थोड़ा बहुत भी ग्रहण करेंगे तो हम अपने जीवन को लक्ष्य प्राप्ति की ओर लेकर के जाएंगे। और उन जैसा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करने पर हम भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कार्य कर पाएंगे।
इसीलिए प्रतिपल ये चिंतन करना कि कैसे हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, एक अच्छा आदर्श स्थापित करके अपने आप को आदर्श के रूप में स्थापित कर सकते हैं। तो प्रतिपल इसका चिंतन करना। भगिनी निवेदिता का ये जन्म तिथि आज हम मना रहे हैं, तो आज के दिन मैं बस यही कहना चाहूँगी कि उनका जीवन समाज के लिए रहा, नारी शिक्षा के लिए रहा। हम उनसे आज क्या सीख रहे हैं, इस उद्देश्य को मन में धारण करते हुए, उनसे शिक्षा लेते हुए हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, तो ये प्रयास हम सबका रहना है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए 2 पंक्तियों से इस बात को विश्राम देना चाहूँगी कि दूर विदेशी धरती से आई थी वो बनकर भारत माँ की साधिका। दूर विदेशी धरती से आई थी वो बनकर भारत माँ की साधिका, युवतियों की प्रेरणा बनी, कहलाई विवेकानंद की आराधिका, कहलाई विवेकानंद की आराधिका। धन्यवाद। भारत माता की जय।